जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में अपना लिखेंगे आंसर। जी तुरंत लिखिए फटाफट से। देखिए इन्होंने बोला आपका कि प्रगतिशील कक्षा में जो टीचर है वो किस तरह से पढ़ाएगी या किन चीज़ों का पालन करेगी क्लासरूम के अंदर। तो प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रीय शिक्षा मेरे ख्याल से गारंटी बैच में हमने अभी परसों ही पढ़ा था, शायद 2 या 3 दिन हुए हैं सिर्फ, तब मैंने आपको पढ़ाया था इसके सारे टैग वर्ड्स भी और इसके सारे कॉन्सेप्ट भी। तो प्रगतिशील शिक्षा कह लो या बाल केंद्रीय शिक्षा कह दो, नियम सबके एक ही रहते हैं दोनों के। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि बच्चा आपका करके सीखे, यानी लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, और बच्चा आपका एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में ही यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि बच्चा करके सीखे, ये वाली पद्धति का इस्तेमाल आप करेंगे। और जो भी सिखा रहे हो वो बच्चे की रुचि के अनुरूप होगा, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और अगर जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे की रुचि नहीं है तो पहले रुचि बनाएंगे आप। हाँ, जरूरी नहीं कि बच्चा पहले से ही रुचि रखे उस सब्जेक्ट में। अगर वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक पढ़ाना जरूरी है बच्चे के लिए और बच्चे की उसमें रुचि नहीं है, तो आपका काम है कि आप पहले रुचि पैदा करें। वो चाहे आप किसी भी टेक्निक से करो, चाहे कहानी सुना के करो, चाहे सवाल जवाब करके, जैसे करना है आप करो। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक्टिव होना जरूरी है। बच्चा खुद से काम करेगा तभी आपकी सार्थक अधिगम होगा। अब देखिए रटंत जो होता है यानी रटना, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड रहेगा हमेशा। दूसरी बात, परीक्षाओं की तरफ केंद्रित आप नहीं पढ़ाएंगे, यानी आपका जो कॉन्सेप्ट है या आपका जो टीचिंग है वो परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी टीचिंग जो है वो कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए होनी चाहिए कि बच्चे को जो टॉपिक है वो समझ में आए। नंबर कितने आएंगे वो बात की बात है, नंबर पे तो कभी भी नहीं टिकना। और परीक्षाओं की तरफ केंद्रित का मतलब ये होता है कि हम वही चीज़ पढ़ाएं जो पेपर में आनी है। कि भाई हम जो है 10 सवाल बच्चे को रटा देते हैं, हम ही तो पेपर बनाएंगे, वो 10 सवाल ही पेपर में देंगे, बच्चा पास हो जाएगा। तो आपने परीक्षा केंद्रित पढ़ाया लेकिन उसके जीवन को आपने खराब कर दिया, यानी आप उसको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पाए और पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ाया आपने और उसका विकास भी नहीं किया। सिर्फ आपने वही पढ़ाया जितना पेपर में देना था। तो ये आपने चीटिंग करी है, बच्चे के साथ धोखा करा है। तो कभी भी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पढ़ाना है। परीक्षा में तो वैसे भी नंबर आ जाएंगे अगर वो कॉन्सेप्ट सीख जाएगा तो। फिर कह रहे हैं ये कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाओ, यानी कि बच्चों के बीच में कंपटीशन बढ़ाओ। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा आपका प्रतिस्पर्धा, क्योंकि बच्चों को लड़वाना नहीं है, बच्चे को सहयोग से सिखाना है, यानी बच्चे मिलजुल के सीखें, ये हमें लेके चलना है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर सही होता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है भाई। पहला ऑप्शन है संगीतमय बुद्धि, दूसरा है स्थानिक बुद्धि, तीसरा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि और डी ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर। अच्छा वीडियो को लाइक तो करते रहो, आप मेरे कहने का इंतजार करते हैं कि जब मैं कहूंगा तभी लाइक करेंगे, हाँ भूल जाते हो। तो जरा फटाफट से सभी लोग लाइक करेंगे, जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को। एक बार कमेंट को नीचे करो और वीडियो लाइक बटन दबाओ जल्दी से। आज का टारगेट रहेगा हमारा 3000 लाइक, बहुत आसानी से हो जाएंगे। कल भी 2800 के आसपास लाइक हमारे पहुंचे थे, बाद में वो 3000 से ऊपर ही चले गए थे। लेकिन हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास के अंदर अंदर ही 3000 लाइक आज कंप्लीट करेंगे, है ना। ये बहुत छोटा सा गोल है आपके पास, मुझे पता है। तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करो, लाइक बटन दबाओ, नए पुराने सभी बच्चे। सर ओबीसी मेल अतिथि शिक्षक 62 नंबर वर्ग 3 सिलेक्शन की उम्मीद है या नहीं। क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपकी बात पूरी समझा नहीं हूँ। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप अपना सवाल, तो मैं उसकी बताऊंगा फिर। देखिए खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं को, अभिप्रेरणा को पहचानना। देखो इसके अंदर एक चीज साफ दिख रही है, खुद को समझना और अपने विचार और संवेग, यानी इमोशन से रिलेटेड चीज दिख रही है मुझे। भाई अपने संवेग, यानी संवेग इमोशंस को ही कहते हैं, भावनाओं को ही। भावनाएं तो साफ साफ लिख दिया इसने, यानी आप कुल मिला के अपने मन की बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कि मेरा मन किस तरह से काम करता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलेगी, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। तो यही तो आपकी इच्छाएं हैं, यही तो सब चीज़ें हैं।
तो जब आप अपने बारे में जानते हैं, अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं, उसको हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पर आंसर राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अब इसमें एक और ट्रिक बता देता हूँ, कई बार आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे लिखा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि और इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। तो यहाँ पर बात की गई थी खुद को समझने के लिए। अगर यही सेम प्रश्न आ जाए पेपर में और एक शब्द बदल दे, और बदलना यह है कि खुद की जगह वो ये कह दे कि दूसरों को समझना या दूसरों की भावनाओं को समझने में कौन सी बुद्धि काम आती है। तो जब आपसे यह सवाल पूछ ले कि दूसरों की भावनाओं को समझने में कौन सी बुद्धि काम आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का ही, शब्द नहीं अक्षर का ही अंतर आता है, और वो क्या आता है, अंतःवैयक्तिक की जगह हो जाता है आपका अंतर्वैयक्तिक, बस अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो ये थोड़ा सा याद रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। और इंग्लिश में जैसे यहाँ पे इंट्रापर्सनल है तो फिर हो जाता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ठीक है। तो स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर रहता है, देखो इंट्रा है तो अपने लिए और इंटर है तो दूसरों के लिए, यानी दूसरों की भावनाओं को, दूसरे की सब चीजों को आप समझ पा रहे हैं। तो फिलहाल ये आपको समझाना था, बाकी आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका लेवाइगोत्स्की के अनुसार, पहला ऑप्शन है आपका भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। और डी ऑप्शन है भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग जी। मेरा नाम शहनाज फातिमा है, हमने गारंटी बैच में आज एडमिशन लिया है। मेरा कब तक नाम, आज अगर आप एडमिशन लिया है तो कल शाम तक आपका चालू हो जाएगा कोर्स, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर सब लोग फटाफट से, और जल्दी से 1000 लाइक पूरे करो। 1000 लाइक में हमारे 4-5 लाइक ही बचे हैं। तो कौन करेगा 1000वां लाइक, कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000वां 1000वां लाइक कमेंट मतलब पुश करेगा। जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके एक बार फटाफट से लाइक बटन दबा दो। अब देखिए वाइगोत्स्की ने इनमें से कौन सी बात बोली है, अगर हम इसको बात को समझें तो अगर मैं ये प्रश्न के ऑप्शन ना पढ़ूं तो मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो ये कि भाषा और संज्ञान की बात जब आती है तो वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि भाषा का विकास पहले होगा और संज्ञानात्मक विकास बाद में होगा। तो जो चीज़ पहले आई है वो बाद वाली चीज़ की मदद करेगी। जैसे भाई 2 बच्चे हैं आपके, तो जो बड़ा बेटा होगा वो छोटे की मदद करेगा। अब छोटा थोड़ी बड़े की मदद करेगा, तो जो पहले पैदा हुआ है वो छोटे की मदद करेगा। इसी प्रकार से अगर भाषा पहले आ गई है तो भाषा बाद में जो चीज़ आ रही है उसकी मदद करेगी, यानी संज्ञान की मदद करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एक क्लियर है, उस हिसाब से ही हम आंसर को ढूंढेंगे। इसने बोला भाषा और संज्ञानात्मक विकास में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो गलत है आपका, क्योंकि संबंध तो है ना, दोनों में आपस में संबंध तो है। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है यानी अलग है, तो अलग भी नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों में संबंध है यानी आपस में जुड़े हैं। भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में जरूरत है, आवश्यक है। यानी भाषा जो है वो ऐसे अनुभवों को बढ़ा रही है जो संज्ञान में काम आएंगे, यानी कुल मिला के भाषा संज्ञान को बढ़ाने में मदद कर रही है। यही आंसर आपका राइट जाएगा, ठीक है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के बाद होगा, नहीं, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास से पहले होगा वाइगोत्स्की के अनुसार। तो आंसर जो यहाँ पर आपका सही जाता है वो है सी ऑप्शन। करेक्ट भाई, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाकी अगर कोई नया स्टूडेंट है तो टाइम नोट कर लो भाई, 7 बजे हमें डेली लाइव आना है, शाम को 7 बजे, है ना। शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है आपकी, डेली होगी। अगर आपको सीटेट क्रैक करना है, बढ़िया तैयारी करनी है, तो डेली शाम को 7 बजे ऐसे टीचर अकेडमी पे लाइव आना है। इसको लिख के लगा लो अपने बोर्ड पे, जहां पढ़ाई करते हो ना दीवार पे चिपका लो कि 7 बजे अपना ऐसे टीचर अकेडमी पे पढ़ने जाना है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। इन तीनों में से जो ठीक लगे उसके हिसाब से चुन करके अपना आंसर देंगे आप। चलिए फटाफट से कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। थ्योरेटिकल क्लास कब होगा, कराऊंगा, थ्योरेटिकल भी आपको जल्दी ही कराऊंगा।
चलो सब लोग लिखो अपना अपना आंसर जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। और लाइक भी करते रहो, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो लाइक बटन दबाते रहेंगे आप। सर आप अपने क्रीम का नाम क्यों छुपा रहे हैं, हम लोग को भी बता दीजिए, हम लोग भी क्रीम लगा के डेली क्लास में आएंगे। अरे भाई मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, मैं क्यों नाम छुपाऊंगा तुमसे। मैं कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाता भाई। अभी मुंह धो के दिखाऊं आपको। मेरे लिए कोई ये चीज़ नहीं करता मैं, ठीक है। तो आप इस ये चीज़ें ना सोचो भाई, आप किसी और से पूछो। देखिए, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अब जब आकलन आप बच्चे का कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन कहा इसने, विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करेंगे। तो ये गलत है आपका। हमारा आकलन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बच्चों का बंटवारा करें। हमारा ये समावेशी शिक्षा खराब हो जाएगी इससे, कि हम आकलन करने के बाद क्या कर रहे हैं कि जो कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप में बांट दिया, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको अलग ग्रुप में, जो बहुत प्रतिभाशाली थे उनको अलग ग्रुप में, तो ये बंटवारा कर दिया हमने, तो समावेशी शिक्षा खराब कर दी हमने। तो कभी भी आकलन का उद्देश्य बच्चों का वर्गीकरण करना नहीं होता। दूसरा है कि विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझेंगे आप। हाँ ये ठीक है, आकलन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का भी पता लगाते हैं हम, कि भाई बच्चे ने अभी कितनी चीज़ें सीख ली हैं, पिछले हफ्ते कितनी आती थी उसको, अब आगे जब सीखेगा तब उसका आकलन करेंगे। तो आकलन से आप तैयारी के स्तर का पता भी लगा सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा पॉजिटिव है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो? जल्दी बताओ। आज मेरा बर्थडे है। किसका बर्थडे है भाई? दिशा रा आगे का तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, दिशा नाम है आपका। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा टेट सी टेट क्लियर हो जाए। बिल्कुल दिशा जी, हमेशा आशीर्वाद मेरा आपके साथ रहता है, सभी के साथ आशीर्वाद हमेशा रहता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान हैं होते हैं और जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है आपका जेंडर समता, दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा ऑप्शन है जेंडर समानता, और डी ऑप्शन है आपका जेंडर भूमिका में लचीलापन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। जी फटाफट से लिखिए। चलिए सी टेट में जनरल के लिए कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए, यानी 90। चलो जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। भाई नए बच्चे ऐसा लग रहा है कि लाइक नहीं कर रहे हैं। हाँ नए बच्चे कहाँ हो तुम छुपे हुए? क्या सोच रहे हो कि लाइक करें ना करें? करो यार, इतनी बढ़िया क्लास है, यकीन मानो बहुत अच्छी क्लास रहेगी, आपको अभी मज़ा आ जाएगा 1 घंटे की क्लास करके ही। तो लाइक ज़रूर करेंगे सभी लोग। और ये आपकी डेली जिम्मेदारी है, आपकी अटेंडेंस लाइक के द्वारा ही लगेगी। जब आप क्लास में आते हैं तो अटेंडेंस लगाते हैं आप लाइक बटन दबा के। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक बटन दबाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कम से कम 800 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया। तो ये 800 बच्चे कहाँ छुप के बैठे हैं, जल्दी से एक बार बाहर निकलो। अब इसने बोला है कि ये कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, तो ये एक तरह से तो जेंडर भेदभाव है, क्योंकि ना तो सारे लड़के बुद्धिमान होते हैं और ना ही सारी लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, है ना। कुछ लड़के गधे भी होते हैं जिनका दिमाग नहीं चलता, और कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कहना नहीं मानती, बहुत गुस्सा करती हैं, है ना, और माता पिता के नाक में दम करके रखती हैं। तो सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो इसका जेंडर से लेना देना नहीं है, इसका व्यक्ति की पर्सनैलिटी से लेना देना है, और व्यक्ति के जो सामाजिक विकास हुआ है, बचपन से जो चीज़ें सीखी हैं उससे लेना देना है। तो जैसा बच्चे का विकास हुआ है वैसे ही वो रिएक्ट करेगा। इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है ना। लड़के भी कुछ ऐसे होते हैं जो आज्ञाकारी हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी आज्ञाकारी होंगे। तो दोनों प्रकार की चीजें होंगी, लेकिन जेंडर से रिलेटेड नहीं है। अगर आप जेंडर से रिलेटेड कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता कर दी, है ना। ये भेदभाव हो गया एक तरह का। तो आंसर जो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात, समझ में आई, है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका केवल मात्रात्मक, दूसरा है व्यापक, चौथा ऑप्शन है आपका मानकीकृत, और डी ऑप्शन है केवल योगात्मक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलो लिखो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। हम्म।
सर क्वेश्चंस में तो क्षमता पूछी है ना, कौन सी क्षमता पूछी है आपसे, कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, अभी तो कोई ऐसा नहीं आया। चलो फटाफट लिखते रहो अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए इसने बोला है आपसे आकलन किस प्रकार से होना चाहिए, यानी जब इवेल्युएशन करेंगे तो वो किस प्रकार का हो। केवल मात्रात्मक उसको कहेंगे जो नंबरों में होता है, यानी जिसको नापा जा सके, जैसे कि भाई 100 नंबर का पेपर था, 100 में से 80 नंबर आए बच्चे के, या बच्चे के 60 नंबर आए, जितने भी। तो ये तो हो गया मात्रात्मक। लेकिन केवल मात्रात्मक से काम नहीं चलता, मात्रात्मक के पास जो है आपका गुणात्मक भी होना चाहिए। अगर आप दोनों प्रकार का कर लेते हैं तो आकलन ठीक था आपका। लेकिन केवल मात्रात्मक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नंबरों के अलावा बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी आकलन करना पड़ेगा। यानी बच्चा बिहेव कैसा करता है, बच्चा अपने सहपाठियों के साथ कैसे बर्ताव करता है, बच्चा की भाषा विकास कैसा है, बच्चा शारीरिक रूप से कितना हेल्दी है ना, और बच्चा जो है मिलजुल के काम करता है, यानी सामाजिक विकास कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको ऑल ओवर डेवलपमेंट में आती हैं, तभी आपका पूरा मूल्यांकन हो पाएगा। तो हम केवल मात्रात्मक से तो काम नहीं चला सकते। सेम इसी तरह से मानकीकृत का मतलब होता है कि आप सभी बच्चों का मूल्यांकन केवल एक ही तरीके से कर रहे हो, जबकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है तो आप एक तरीके से नहीं कर सकते, तो इसलिए मानकीकृत भी गलत हो जाता है। केवल योगात्मक, तो योगात्मक हम उसको कहते हैं जो केवल साल के अंत में एक बार परीक्षा होती है, साल के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है उसको योगात्मक कहते हैं। तो क्या केवल एक ही परीक्षा से आपका पूरा इवैल्यूएशन हो जाएगा? नहीं होगा, गलत है। क्योंकि योगात्मक परीक्षा केवल पास और फेल करती है, बच्चे को सुधार करने का मौका नहीं बचता। आप जब साल के बीच बीच में जो मूल्यांकन करते हैं, हर हफ्ते मूल्यांकन कर रहे हैं, डेली मूल्यांकन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी के माध्यम से आप जो है सुधार कर पाते हैं कि भाई हाँ यहाँ त्रुटि रह गई है, बच्चे ने पिछला चैप्टर ठीक से नहीं सीखा था, तो इस बार मैं दूसरे तरीके से सिखा सकता हूँ बच्चे को, तो सुधार कर पाते हैं आप। लेकिन फाइनल परीक्षा अगर एक ही बार लोगे, पूरे साल आपने चेक ही नहीं करा बच्चे ने क्या सीखा, तो आपका बच्चा जाहिर है लास्ट में आके भी फेल ही हो जाएगा और सुधार करने का मौका खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है व्यापक। व्यापक का मतलब होता है सभी प्रकार के मूल्यांकन करना, यानी सारे क्षेत्रों का मूल्यांकन। जैसे अभी मैंने बोला था कि एकेडमिक होता है, एक नॉन एकेडमिक। एकेडमिक में आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिंदी इंग्लिश गणित में कितने नंबर आ रहे हैं। नॉन एकेडमिक में बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चे का सामाजिक विकास कैसा है, बच्चा कितना क्रिएटिव है, बच्चा चर्चा कैसे करता है डिस्कशन में, वो सारी चीजें भी उसके अंदर आनी चाहिए। तो व्यापक का मतलब है सारे क्षेत्रों का, तो आकलन आपका होना चाहिए व्यापक। तो आंसर जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, राइट। क्लियर बात, समझ गए? चलो जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामीकरण के लिए, और डी ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर आप लोग। सीटेट में क्वेश्चंस इंग्लिश या हिंदी कौन सी भाषा में होता है? दोनों में होता है, बाइलिंगुअल पेपर आता है। जैसे यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है सेम इसी तरह से दोनों में लिखा रहेगा, वहाँ भी इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सीटेट में हैंडीकैप्ड को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? भाई हैंडीकैप्ड वाला कोई सीन होता ही नहीं है सीटेट में। सीटेट में सिर्फ कैटेगरी वाला है, जनरल में हो तो 90 नंबर, उसके अलावा अदर हो तो आप 82 नंबर। ये बात मैं सारी की सारी आपको अभी समझा चुका हूँ। परसों ही मैंने वीडियो बनाई थी सीटेट के बारे में, सीटेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आप वो देखो ना यार जाके चैनल पे, अभी ऊपर ही सबसे पहले ही मिल जाएगी, अब अभी आपको लेटेस्ट वीडियो है। तो आपके सवाल से पहले मुझे पता होता है कि आप क्या सवाल पूछेंगे। उसके अंदर मैंने आपको एज लिमिट भी बताई है, उसके अंदर बीएड वाले कौन सा फॉर्म भरेंगे, डीएलएड वाले कौन सा फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें बताई हैं, एज लिमिट भी बताई है, सब चीज़ें टोटल एक ही वीडियो में मैंने आपको सारे जवाब दिए हैं। लेकिन आप वीडियो देखते ही नहीं हो, पता नहीं कहाँ खो जाती है वीडियो, तो देखो ना जाके, ठीक है। तो वहां से आपको सारे जवाब मिलेंगे। देखो बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए। तो पहली बात तो बच्चों की तुलना करना गलत बात होती है कि बच्चों की तुलना करेंगे कि भैया ये बच्चा जो है कम नंबर ला रहा है, और फिर आप उसको ताने मारेंगे, देखो उसने तो ज्यादा नंबर ले आया, तेरे बस की बात तो कुछ है ही नहीं। तो तुलना करना हमेशा गलत होता है आपका। फिर कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा भी निगेटिव टैग वर्ड है, यानी बच्चों में आप
आग लगा रहे हो, एक तरह से कंपटीशन करवा रहे हो। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान करेंगे और नामीकरण करेंगे। नामीकरण करना भी निगेटिव होता है कि आप बच्चों के नाम रख देते हैं, ये तो बुद्धू हैं, ये तो लंगड़े बच्चे हैं, ये तो बहरे बच्चे हैं, इस तरह के नाम आपने बच्चों के रख दिए, वो बहुत गलत बात होती है, बेकार है वो। फिर कह रहे हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, यही आपका आंसर राइट होगा। आप आकलन या मूल्यांकन करते ही इसीलिए हैं कि जितना आपने बच्चे को अभी तक सिखा दिया है उसमें अगर कोई कमी रह गई है या कोई त्रुटि रह गई है तो हम उसमें सुधार कर पाएं। तो हम हमेशा अपने शिक्षण अधिगम यानी सीखना और सिखाना इसमें इसको और बेहतरीन करने के लिए ही मूल्यांकन करते हैं कि अगर भाई मूल्यांकन से पता चला कि क्या पता मेरे टीचिंग मेथड में ही कोई कमी रह रही हो तो मैं उसको भी सुधार करूंगा एज अ टीचर। तो आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये बता दो, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रही है सारी चीजें? हम्म। अदर का क्या मतलब? अदर का मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी छोड़ के आप कुछ भी हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, सबको आपको 82 नंबर हिलाने हैं। केवल और केवल जनरल में, अब जनरल में भी देखो, मेल हो आप या आप फीमेल हो, दोनों को ही 90 नंबर लाने हैं। इसके अलावा जितने लोग भी बचे आप में से, चाहे आप ओबीसी में आते हो, चाहे आप एससी एसटी, चाहे आप फिर एससी के महिला हैं, एससी की पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी में आप महिला हैं, ओबीसी में आप पुरुष हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 82 नंबर लाने हैं, बात खत्म हो जाती है। और आप कोशिश 90 नंबर की करो ना यार, 82 पे क्यों ही अपना दिमाग खराब कर रहे हो ज़्यादा? क्योंकि आपका स्टेट लेवल पे तो चलो 82 नंबर का सीटेट चल जाता है, सेंट्रल लेवल पे चलेगा नहीं। अगर डीएसएसबी में फॉर्म भरना पड़ गया दिल्ली में आपको, तो आपका 82 वैसी कुछ नहीं चलता। आप चाहे एससी में भी हैं तब भी 90 नंबर चाहिए आपको। अगर आप दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते हैं, मान लो आप बिहार के हैं, आपने 82 नंबर पे सीटेट पास कर लिया, बिहार में तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप सुपर टेट भरना चाह रहे हो, यूपी में वैकेंसी आ गई, वहाँ भरोगे फॉर्म, तो 82 नंबर लेके यूपी में फॉर्म नहीं भर पाओगे। दूसरे स्टेट में फॉर्म भरने के लिए पूरे 90 नंबर चाहिए। तो आप ये क्यों 82 नंबर चक्कर में पड़ रहे हो, मुझे बात समझ नहीं आ रही। सीधे आप 90 नंबर का टारगेट करो। और 90 भी क्यों कर रहे हो, आप टारगेट 120 नंबर का क्यों नहीं करते? क्यों आप इन चीज़ों पे भटक रहे हो कि मुझे इतने नंबर कम लाने हैं? अगर टारगेट इतना बनाओगे ना 90 का, तो पेपर में 70 ही नंबर आएंगे। टारगेट 130 का बनाओगे तब जाके 110 100 या 100 नंबर आएंगे। तो टारगेट हमेशा बड़ा बनाओ, तभी तैयारी बड़ी होगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, दूसरा है सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, तीसरा है आपका शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, और डी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, लिखो जल्दी जल्दी अपना कमेंट। और वीडियो लाइक करो भाई, सबने नहीं की अभी तक, फटाफट से करो। 1500 लाइक हमारे होने वाले हैं, केवल 3 लाइक बचे हैं 1500 में। तो कौन करेगा ये 3 लाइक? कौन है वो लक्की पर्सन जो 1500 वाला लाइक करके आएगा? जल्दी कमेंट को काटो एक बार और लाइक बटन दबाओ जल्दी। फटाफट सब लोग करेंगे, जिसने नहीं किया फटाफट से। देखो इतनी अच्छी अच्छी क्लास करवा रहा हूँ आपको, इतनी बढ़िया जानकारी भी देता हूँ, आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करता हूँ, तो एक लाइक तो उसके बदले मिलना चाहिए कम से कम। 48% ट्वेल्थ में है तो सी टेट फॉर्म भर सकते हैं, बीए कंप्लीट है, भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम टीचर 40 से ऊपर वाले सी टेट कैसे भरेंगे? कैसे भरेंगे मतलब? कोई दिक्कत नहीं आती, एज पूछता ही नहीं है आपसे, एज लिमिट है ही नहीं सी टेट में। आप चाहे 40 साल की जगह 50 साल के हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट है ही नहीं सी टेट में। देखिए इसने बोला समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, प्रत्येक छात्र की क्षमता ही तो बढ़ानी है हमें। दूसरा है सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, तो सीखने में कमियां ढूंढते रह जाओगे, ये तो गलत हो गया। शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, शैक्षणिक प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अकेडमिक प्रदर्शन यानी गणित में कितने नंबर आए आपके, इंग्लिश में कितने नंबर आए, तो क्या आपके नंबर आपके दिमाग को दर्शाते हैं? यानी कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए तो क्या उसका दिमाग कम है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपका शैक्षणिक प्रदर्शन यानी आपके नंबर जो है वो आपकी योग्यता को नहीं दर्शाते। हो सकता है उस सब्जेक्ट में ही बच्चे का इंटरेस्ट ना हो,
हो सकता है उसका दिमाग किसी और फील्ड में चलता हो, तो उसका संज्ञानात्मक विकास आप कम नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग कम है या उसका संज्ञानात्मक विकास कम है, उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है वो खेलने में धोनी बन जाए, है ना, आने वाले समय में, तो उसका इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है। तो ये तो गलत ऑप्शन है आपका। फिर कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड। देखो, प्रत्येक बच्चे के मूल्यांकन के लिए आप एक जैसा मानदंड नहीं बना सकते। मानदंड का मतलब होता है एक जैसा क्राइटेरिया, कि जैसे कि 100 नंबर का पेपर है तो भैया हर बच्चे को 100 में से 50 नंबर लाने ही पड़ेंगे, ये आपने क्राइटेरिया बना दिया। तो ये गलत है तरीका आपका, क्योंकि कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो मानसिक मंद होंगे, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से कम होगी, तो वो 50 नंबर कैसे लेके आएंगे, वो तो नहीं ला सकते। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दृष्टिबाधित होंगे, तो वो भी आपके सामान्य बच्चों के बराबर नंबर नहीं ले पाएंगे। तो आप कभी भी एक मानदंड सारे बच्चों के लिए एक समान नहीं रख सकते, ये तरीका गलत होता है। आप प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग मानदंड रखिए, पेपर भी अलग अलग बनाइए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं हम, समावेशी शिक्षा में हर बच्चे की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सर गवर्नमेंट टीचर यूपी बीएड हैं, 1 to 5 फर्स्ट पेपर सीटेट दे पाएंगे? हाँ, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मसला कल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये कमेंट कर रहे थे कि जो बीएड करे हुए लोग हैं और वो लगे हैं प्राइमरी में, है ना, लगे हैं वो पीआरटी में यूपी में, तो इनको फर्स्ट पेपर ही पास करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट पेपर ही पास करना पड़ेगा सीटेट का, लेकिन प्लस में आप सेकंड पेपर भी पास करो, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप अभी प्राइमरी में लगे हुए हैं, हो सकता है जब नई वैकेंसी आएगी, अभी यूपी में आएगी ही, तो प्राइमरी में जब वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा जूनियर में। तो जब आपको प्रमोट करेंगे वो जूनियर में, तब आपसे सेकंड पेपर मांगेंगे सीटेट का। आपको अपनी जॉब बचाने के लिए तो अभी प्राइमरी का पेपर चाहिए, फिर आपको प्रमोशन के लिए सेकंड पेपर चाहिए, तो इसलिए आप सीटेट के दोनों पेपर पास करके रखो आपकी सेफ्टी के लिए। क्लियर बात? एक सवाल ही बार बार घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। अब किसी और ने पूछा है एक्स सर्विसमैन के लिए कितने नंबर चाहिए। भाई इन चीज़ों का मसला ही नहीं है, इन चीज़ों का मसला ही नहीं है सीटेट में। सीटेट में सीधे कैटेगरी वाइज है बस 90 और 82, इसके अलावा कोई दूसरा कैटेगरी नहीं है, 90 और 82 बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए, कथन ए है आपका, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। और तर्क है आपका कि बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। तो इन दोनों कथन में से जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से अपना आंसर देंगे। अगर दोनों सही लग रहे हैं तो भाई ए एंड आर दोनों सही है, अगर ए सही है आर गलत है, उसके हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा है उसके हिसाब से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। चलो जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो लिखो जल्दी जल्दी। ये मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, ठीक है भाई? जो आपके डाउट्स आ रहे हैं ना, तो ये थोड़े से बड़े डाउट हैं, इनको समझाना पड़ेगा डिटेल में। देखो, जैसे एक ने पूछ लिया अभी कि इस बार बीएड वाले पेपर 1 भी भरेंगे क्या, तो इसका जवाब अब देना पड़ेगा। अब दोनों के लिए अलग अलग मसला है, बताऊं अभी? चलो क्लास के बीच में नहीं बताता, क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में पूछना, लास्ट में बताऊंगा, है ना, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो फिर डिस्टर्ब होंगे, वो कहेंगे कि बीच में बातें करे जा रहे हो। तो थोड़ा वेट करो, क्लास के एंड में आपको बताऊंगा सारे डाउट्स जो हैं आपके। देखिए, इन्होंने बोला है आपसे, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास करा रहे हो आप, तो उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये ऐसा है कि जैसे आपकी क्लास में कोई गरीब बच्चा आ जाए या आपकी क्लास में कोई छोटी जाति का बच्चा आ जाए, तो वो अपने आप को बड़ा डरा सहमा सा महसूस करता है आपकी क्लास में। तो अगर टीचर उसको ये महसूस कराए कि ये क्लास आपकी ही है और वो भी बराबर है, सभी बच्चों के बराबर है, तो उसके प्रदर्शन में यानी वो सीखने में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ये जाहिर सी बात है। अगर टीचर ही विश्वास ना करे, टीचर ही पहले से ये सोच के बैठा है अबे ये छोटी जाति का है, इसको कुछ नहीं आएगा, छोड़ो इसको इग्नोर मारो, तो फिर बच्चा सच में ही नहीं सीखेगा। यानी जैसा ट्रस्ट टीचर बनाएगा बच्चे के बारे में, उसका बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर टीचर को उम्मीद है कि बच्चे सीख जाएंगे तो बच्चे वाकई में सीख जाएंगे।
अगर टीचर ही हार मान गया या टीचर ने उम्मीद ही छोड़ दी, तुम्हारा कुछ नहीं होना। जैसे बचपन में आपके कभी ना कभी कोई टीचर ऐसा मिला होगा जिसने आपसे ये कहा होगा तुम तो गधे हो, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा। कोई तो जीवन में एक टीचर मिला होगा जिसने ये बात बोली होगी आपसे कि तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुम बेकार हो, तुम दूध बेचोगे, तुम घास खोदोगे, तुम बड़े होगे। तो ये वाले जो कथन है ना, ये बहुत निगेटिव कथन होते हैं, ये गलत होते हैं। तो बच्चे और उन बच्चों की क्षमताओं के बारे में जो टीचर का विश्वास होता है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ये बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों के दोनों सत्य हैं और दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो व्याख्या भी सही हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। क्लियर है बात, समझ में आई बात? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, खाली स्थान दिया है आपका, पे सामग्री की प्रस्तुति खाली स्थान को सुगम बनाती है। अब खाली स्थान में किस हिसाब से डालेंगे, यहाँ पे देखिए दो पार्ट में आपका डिवाइड है, जो आपका ऑप्शन है। तो आपके दो पार्ट हैं, तो दोनों आपके खाली स्थान में फिट करके बता दो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। चलो जल्दी लिखो फटाफट से। मुझे नहीं मिला है सर। क्या नहीं मिला तुम्हें? रंजना कुमार, रंजन कुमार जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस चीज़ का कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो? मंजू खुशी, आपका सवाल का जवाब अभी मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, अभी ज़रा क्लास हो जाने दो, फिर उसके बाद में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि बीएड डीएलएड का क्या मसला है, प्राइमरी टीचर का क्या मसला है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा अभी वेट करो ज़रा, थोड़ी देर और क्लास चलेगी, उसके बाद बताऊंगा। अब देखिए इसने बोला है कि जब आप सामग्री की प्रस्तुति करते हैं तो वो किस चीज़ को सुगम बनाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि सामग्री प्रस्तुति करोगे किस प्रकार से। तो हम एक समान तरीके से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी क्लास में बच्चे हैं विभिन्न प्रकार के। हमेशा ये बात याद रखना, अब जो स्कूल हैं जितने भी, वो सारे समावेशी स्कूल हैं और सभी में समावेशी कक्षाएं होती हैं। और रूल हमारा समावेशी कक्षा का है, चाहे हो सकता है किसी गांव में ऐसा स्कूल हो जहाँ पे सारे बच्चे सामान्य बच्चे ही हों, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चे ना भी हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे रूल तो यही है ना कि समावेशी क्लास होनी चाहिए। तो जब आपकी क्लास समावेशी है, उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो आप पढ़ाने का तरीका भी विभिन्न प्रकार का ही करोगे, तो एक समान तो नहीं होगा। अब बच्चे आपके पास दो ऑप्शन। अब जब आप कई तरीकों से सामग्री की प्रस्तुति करोगे, तो क्या सभी बच्चों के अधिगम में फायदा मिलेगा या केवल विशेष बच्चों के अधिगम में फायदा मिलेगा? तो आपका सीधा जवाब होगा कि भाई जब हम विभिन्न तरीकों से या कई तरीकों से सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि सबका फायदा हो जाए, किसी एक के लिए थोड़ी करते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे फर्स्ट ऑप्शन कि सभी बच्चों के अधिगम में फायदा मिलेगा जब आप विभिन्न प्रकार से सामग्री प्रस्तुत करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर, समझ गए आप बात को? चलो जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय, दूसरा है परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, तीसरा ऑप्शन है आपका न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, और डी ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना आंसर। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 7 बजे स्टार्ट होती है भाई, शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास स्टार्ट होती है। 7 PM पे आप लाइव आ जाएंगे डेली यूट्यूब पर, ठीक है? ऐसे टीचर अकेडमी चैनल पर डेली लाइव क्लास। सर हम केवीएस दे पाएंगे क्या? क्या मतलब है? जो अब सीटेट कर रहे हैं तैयारी, उनके बारे में पूछ रहे हो? चलो देखो, इसने बोला सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन खराब है, यानी सही नहीं है भाई। तो पहला ऑप्शन है कार्यों के बीच में बार बार विराम के लिए समय देना। तो सीखने की अक्षमता मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, जो आपके डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं, डिसग्राफिया, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है, गणना करने में दिक्कत आती है। आपने देखी है ना वो फिल्म अभी आई थी सितारे ज़मीं पर, तो उसमें डिसलेक्सिया वाले बच्चे दिखाए हैं। तो डिसलेक्सिया वाले बच्चे जिनको पठन में दिक्कत है, मतलब पढ़ना लिखना उनको ठीक से नहीं आ पाता, जानबूझ के नहीं, होता ही उनके साथ, नेचुरल है वो। तो हम क्या करते हैं, उनको काम के बीच में हाँ उनको आराम थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, ये तो पॉजिटिव है।
परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, यानी कि परीक्षा में उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देते हैं। जैसे परीक्षा, सामान्य बच्चों की परीक्षा के लिए हम 2.5 घंटे दे रहे हैं, तो उन बच्चों को 3 घंटे देते हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा देते हैं। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होता है, सीटेट में भी होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय उनको दिया जाता है, ये भी पॉजिटिव है। न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल, विकर्षण कहते हैं डिस्ट्रैक्शन को। डिस्ट्रैक्शन यानी कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर टीवी चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर से बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ये सारे विकर्षण हटा दिए जाएं, यानी न्यूनतम कर दिए जाएं, तो ये भी पॉजिटिव है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, ये गलत है भाई। मानकीकृत वाला हमेशा ही आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। मानकीकृत का मतलब है कि सभी बच्चों के परीक्षण एक जैसा कर रहे हो, तो डी ऑप्शन ही सही जाएगा, क्योंकि इसने आपसे निगेटिव ही पूछा है, तो निगेटिव ऑप्शन है आपका डी वाला। क्लियर बात? हाँ जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए, अगला प्रश्न है आपका, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व अभिनज्ञ विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है आपका रचनात्मक शिक्षार्थी, दूसरा है आपका अपसारी विचारक, सॉरी अभिसारी विचारक, और सी ऑप्शन है विचारण यानी विवेचन में अनम्यता, और डी ऑप्शन है स्वलीनता। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ आपकी, आबिदा बरभुइया। अच्छा, चलिए स्वागत है आपका भाई। चलो लिखते रहो, जल्दी जल्दी लिखते रहो सब लोग अपना अपना आंसर, और लाइक भी करते रहो सब लोग। लाइक नहीं कर रहे हो, जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक करोगे नहीं? हाँ, ऐसा कैसे कुछ काम चलेगा भाई? चलो 2,000 लाइक हमारे होने ही वाले हैं। आज आप लोगों ने 3,000 का वादा किया है, जल्दी जल्दी करो। 2,000 लाइक होने वाले हैं, जल्दी से लाइक बटन दबाएंगे सभी लोग जिसने नहीं किया है। अभी 400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है। अभी सब लोग लाइक करेंगे तो हमारे 2200-2300 लाइक 1 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो, जल्दी करो फटाफट से। जिसने नहीं किया जल्दी करो। हाँ देखिए, इसने आपसे पूछा है कि धारणाओं में लचीलापन, धारणा कहते हैं विचारों को, यानी विचारों में लचीलापन है। लचीलेपन का मतलब होता है जो बदले जा सकें, फ्लैक्सिबल। धारा प्रवाहिता का मतलब भी है कि फ्लुएंसी के साथ चले, और मौलिकता मतलब नयापन, यानी आपके अंदर दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं और नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो जब नए विचार और नए आइडियाज आते हैं उसको हम रचनात्मकता कहते हैं। तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? रचनात्मक विद्यार्थी, यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहते हैं जब आप नए आइडियाज सोचते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जब भी कोई आदमी नया काम करता है, जैसे पेंटिंग बनाना, तो पेंटिंग हर आदमी नहीं बना सकता, तो इसका मतलब वो यूनिक काम कर रहा है, नया काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्रिएटिव बंदा है, यानी वो कैसा आदमी है? रचनात्मक विद्यार्थी है वो। तो नए आइडियाज और विचार नए आना, लचीलापन होना, ये किसके लक्षण है? क्रिएटिविटी के। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी भी बताऊं? अभिसारी वो होते हैं जो केवल एक ही तरीके से काम को कर सकते हैं, इनके दिमाग में कोई नए आइडियाज नहीं आते, जो पहले से सीखे हुए हैं उसी पे चलते रहेंगे। अनम्यता का मतलब होता है सख्त, यानी कोई भी बदलाव ना हो सके, यानी आपके चिंतन बिल्कुल सख्त है, एक तरीके से अटका हुआ है। स्वलीनता होता है ऑटिज्म, तो ऑटिज्म से तो इसका लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ पर जो आंसर सही हुआ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलो अगला प्रश्न आता है आपके सामने, शिक्षकों को खालिस्तान पाठ्यचर्या और खालिस्तान मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है खंडित और मानकीकृत, दूसरा है गैर संदर्भित और योगात्मक, तीसरा है आपका लचीला और रचनात्मक, और डी ऑप्शन है एक समान और मानक, इसके बीच में भी कोमा है। तो बताओ खालिस्तान में क्या शब्द आएंगे आपके? चलिए बताएंगे फटाफट से। सर इस सीटेट वाले केवीएस दे पाएंगे क्या? हाँ हाँ, केवीएस दे पाएंगे, चिंता ना करो, केवीएस अभी आने वाला नहीं है, केवीएस बाद में आएगा। चलिए जल्दी लिखते रहिए अपना अपना आंसर सब लोग। देखिए, इसने बोला है आपसे शिक्षकों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या इसमें से अपनानी चाहिए, तो भाई जाहिर से है बात है लचीली। अब देखिए,
पाठ्यचर्या आपकी एक समान नहीं हो सकती क्योंकि सारे बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं, तो सबको एक जैसा कंटेंट नहीं पढ़ा सकते। दूसरी बात, संदर्भित, गैर संदर्भित का मतलब वो होता है जो आपके दैनिक जीवन से रिलेट ही ना करे। संदर्भित मतलब आपके दैनिक जीवन से रिलेशन हो उसका कंटेंट का। गैर संदर्भित मतलब आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो चीज़ आपके जीवन से लेना देना नहीं है उसको क्यों पढ़ाएंगे हम। खंडित का मतलब यह है कि आप पाठ्यचर्या को टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टुकड़ों में विभाजित कर लो, लेकिन मूल्यांकन आपका मानकीकृत नहीं होगा, तो ये भी गलत जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही जाएगा, लचीली पाठ्यचर्या और रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जो साल भर चलता है निरंतर। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है भय उत्पन्न करके, दूसरा है तनाव को प्रेरित करके, और सी ऑप्शन है आपका निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, और डी ऑप्शन है समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। बीएड के बिना एग्जाम दे सकते हैं, सीटेट का नहीं दे सकते। मतलब बीएड के अलावा अगर कोई और टीचिंग एग्जाम आपने किया हुआ है, टीचिंग कोर्स, तो कर सकते हैं, जैसे डीएलएड या कोई और, मतलब कोई एक तो आपके पास कम से कम टीचिंग कोर्स होना ज़रूरी है। हाँ देखिए, इसने बोला आपसे एक शिक्षक जो है वो बच्चों को अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहता है, यानी कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं अपने तरीके से, उसको इस लायक बनाना है। तो डरा करके तो नहीं बना सकते भाई साहब आप, है ना। और बच्चों में टेंशन पैदा करके भी नहीं बना सकते, तनाव मतलब टेंशन। तो अगर बच्चे को टेंशन दे रहे हो तो क्या वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा, नहीं बनेगा। हालांकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ माता पिता भी सोचते हैं कि जितना डांटेंगे बच्चे को, जितना टेंशन देंगे, उसको फ्री नहीं बैठने दो, चल पढ़ पढ़ पढ़, या उसको टेंशन दे देंगे, काम दे देंगे, अगर तूने आज ये पूरा काम नहीं करा ना तो खाना कैंसिल तेरा आज। तो वो बच्चा कुंठित हो जाएगा और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये तरीका गलत होता है टेंशन देने वाला। निष्क्रिय संस्मरण, संस्मरण मतलब याद करना, और निष्क्रिय तो आपका खराब होता ही है। निष्क्रिय रह के तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो आपका आंसर डी ऑप्शन राइट जाएगा, समान सोच के उपयोग। समान सोच का उपयोग का मतलब बताओ। समान सोच का मतलब होता है कि आपने पहले इस तरह की कोई समस्या सॉल्व की थी, पिछले साल, पिछले महीने, कभी भी कोई सवाल आपने या कोई समस्या डेली लाइफ की इसी तरह की आपकी समस्या थी जैसी आज सामने आई है ना। तो आपने उस समय पे क्या आइडिया लगाया था, क्या तरीका लगाया था, वही सेम आइडिया अब आप सोचेंगे कि यार समस्या तो सेम ही लग रही है, तो क्यों ना मैं वही तरीका आजमा के देखूं। तो इसको कहते हैं हम समान सोच, इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग। तो ये पॉजिटिव चीज होती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। क्लियर भाई, समझ गए बात को। चलिए ठीक।